नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के प्रश्न पत्र के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिसंबर 2024 के प्रश्न पत्र का प्रोविजनल आंसर की यूजीसी ने जारी किया हुआ है, तो हम उसके आंसर की को देखेंगे, साथ में प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझेंगे और कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं। हमने प्रश्न पत्र को देखा तो 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर कि आप क्लेम कर सकते हैं और कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर कट ऑफ के बारे में बताइए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम देने के बाद ही आते हैं, तभी दिमाग में आने लगता है कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। लेकिन जब हमारे पास प्रश्न पत्र ही नहीं होगा, तो हम कट ऑफ के बारे में क्या बात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न पत्र आने के बाद हमने जो अनुमान लगाया है कि अगर आप पेपर 1 में कम से कम 25 क्वेश्चन और पेपर 2 में कम से कम 75 क्वेश्चन अगर सही कर दिए होंगे, तो आप इस बार फाइट में हैं। और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पेपर का मूल्यांकन करने के बाद, इसकी समीक्षा करने के बाद मुझे 15 क्वेश्चन के आसपास में कठिन प्रश्न दिखाई पड़े, जो कि कट ऑफ निर्धारित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो इस एग्जाम में बैठे थे और जो आगे तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो वो पैटर्न को समझें और प्रश्नों को देखें कि किस तरीके के प्रश्न आए थे। हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उसके पहले आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि जो भी मैटर इस वीडियो या फिर इस प्लेटफॉर्म पर अपलोडेड है, उनको अपना मानते हुए जरूर देखिए। कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए, क्योंकि मैं बार बार आप सभी को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं प्रेशराइज करता हूँ। मेरा उद्देश्य होता है कि आप अपने हिसाब से पढ़िए और जो कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, सब आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, देखते हैं कि जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, उसमें से बताना है कि समृद्ध स्वर उ है, अस्पर्श व्यंजन क है, विवृत स्वर अ, संघर्षी व्यंजन आ, लुंठित ल। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे कि यूजीसी एनटीए नेट ने प्रश्नों के साथ खेल किया हुआ है। मतलब कि इतना आसानी से यहाँ पर आप उत्तर को पा सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर संघर्षी व्यंजन के बारे में बात किया, तो तुरंत इसको कट ऑफ कर सकते हैं। डी जिसमें भी होगा वो तुरंत यहाँ पर ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें दो ही ऑप्शन में देखना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विपरीत स्वर है वो सिर्फ आ है बस, बाकी कोई नहीं, तो ये भी कट हो गया। यहाँ पर लुंठित में आप देख रहे हैं कि केवल र है जिसको कि लुंठित माना जाता है, और ल जो है वो पार्श्विक है। ये थोड़े थोड़े अंतर आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये व्याकरण का क्वेश्चन है। और अगर इस प्रश्न के बहाने आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो कई और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि पार्श्विक में ल आता है और र जो है वो लुंठित में आता है। संघर्षी ये व्यंजन है ही नहीं, तो एकदम से कट हो गया। विपरीत स्वर में आ हो गया। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक जो 25 व्यंजन है उनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और समृद्ध स्वर में आप देखेंगे कि ई हो गया, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सब समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब यूजीसी एनटीए नेट ने भी दिया है और यहाँ पर सही भी हो रहा है, वो ऑप्शन दूसरा हो रहा है, ए और बी। ठीक है, ए और बी इसका सही जवाब हो गया। बाकी क्यों नहीं हुए हैं, सब उनको आप समझ पा रहे हैं। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दीक्षित परशुराम दादव है विदित नाम, जिन कीने यज्ञ जा की जग में बड़ाई है। इन पंक्तियों में निर्मित छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपना परिचय दिया है। अगर आप सभी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के सीरीज वाले वीडियो लेक्चर को देखा होगा, तो तुरंत आप बता देंगे कि ये बात सेनापति के बारे में कही गई है और उन्होंने एक पूरा पद दिया हुआ है अपने परिचय के रूप में। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हो गया, सेनापति। ऑप्शन में दिया हुआ था रसनिधि वीरेंद्र सेनापति हठी जी। ठीक है ना, सही जवाब हो गया सेनापति। सेनापति ऋतुवर्णन के लिए भी जाने जाते हैं
और इनके ग्रंथ भी प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास सीरीज के अंतर्गत आप सभी से चर्चा की हुई है। अगला प्रश्न है कि चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाए जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? इसमें कई आलोचकों का नाम दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन मोटे अक्षर में है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही छोटे अक्षरों में है, तो बताना मुश्किल है। यहाँ पर चीफ की दावत कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है, उसका मूल्यांकन करते हुए किसने कहा कि उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाए जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। किस आलोचक का कथन है? ऑप्शन दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन तीसरा, विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी की एक पुस्तक है कुछ कहानियां कुछ विचार, उसमें कई महत्वपूर्ण कालजयी कहानियों का मूल्यांकन किया गया है, वहीं से इस कथन को लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म कौन से हैं? सुखमय जीवन 1911, शरणार्थी 1948, इंस्टॉलमेंट 1972, ठुमरी 1960, रास्ता इधर से है। तो तमाम कहानियां दी गई हैं और जैसे इन कहानियों का नाम लिया जा रहा है आपके दिमाग में इनके रचनाकारों का नाम जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो सुखमय जीवन है वो गुलेरी जी के, शरणार्थी अज्ञे का हो गया, इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा, ठुमरी हो गया आपका रेणुका और रास्ता इधर से है रघुवीर सहाय। तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के आधार पर ही हमें बताना है और हमने लिखा है यहाँ पर क्लेम। थोड़ा सा यहाँ पर जो इसका आंसर हो रहा है उसका सही आंसर बताया गया कि ऑप्शन चौथा है, ए बी डी। ठीक है, ए बी और डी बताया गया है, तो इसका मतलब है कि सुखमय जीवन सही है और शरणार्थी सही है और डी बताया गया कि 1960। कई किताबों में 1959 दिया है, यहाँ तक कि हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में भी इस चीज को दिया गया है और हमने रेणु के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाने वाले भारत यायावर की पुस्तक है जिनका उन्होंने प्रतिनिधि कहानियों के नाम से संकलित किया हुआ है, उसमें भी 1959 दिया है। तो इस तथ्य को आप ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पे आप चैलेंज कर सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हटाया जाए। ठीक है, हालांकि प्रकाशन वर्षों को लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग तथ्य हैं। कई विद्यार्थियों ने फोन कॉल भी किया कि इसके लिए कोई प्रमाण हो तो आप जरूर दीजिए। हमने कोशिश की, 2 प्रमाण हमने दिया, रामचंद्र तिवारी और भारत यायावर के आधार पर। ठीक है, अब देखना होगा कि जो यूजीसी एनटीए नेट ने क्वेश्चन पेपर बनाया वो किस मूल किताब से बनाया है। यहाँ पर क्लेम के रूप में आप मूल किताबों को ही रख पाएंगे। ठीक है, तो इस पे आप क्लेम कर सकते हैं, बस केवल 1 वर्ष का अंतर है इधर उधर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सही मायने में 4 हो रहा है, लेकिन बस 1 वर्ष के इधर उधर से कई बच्चे इससे प्रभावित भी हो रहे हैं, तो क्लेम कर सकते हैं। अगर ज्यादा क्लेम जाएगा तो हो सकता है कि यूजीसी एनटीए नेट इसको डिलीट भी कर दे, हटा भी दे। ठीक है, आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखें कि ठुमरी जो 1959 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर, सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। आप देख रहे हैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। पहले कहानियों को सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता था या फिर कहानीकार को सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता था, अब कहानियों के अंदर की पंक्तियां उठाई जा रही। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। ये किस कहानी से लिया गया है? तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि यहाँ पर राही इसका सही जवाब है। मैं रसाल की डाली थाम कर पास ही खड़ा था, बताएगा कि पिता कहानी से, लेकिन कानों में कंगना। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, ये रोज कहानी से लिया गया है, जबकि परिंदे यहाँ पर बताया गया है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए ईदगाह से। हाथ धोते समय वह हेमा के उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा, राजा निर्वंशिया। तो इसमें हमें बताना कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, ए और डी। ठीक है, ए और डी जो है
वो इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन 2 इसका यहाँ पर सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, रसायन वैज्ञानिकों के अनुसार, प्राणी वैज्ञानिकों के अनुसार, भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वैज्ञानिकों का उल्लेख किया हुआ है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि प्राणी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ के आधार पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर जामुन के पेड़ से रिलेटेड, जामुन का जो पेड़ है उससे रिलेटेड पात्रों का नाम दिया गया है, सेक्रेटरी, क्लर्क, माली, आदमी। अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। ठीक है, ये किसका कथन है यहाँ पर? तो इसको अगर हम मिलान करें तो ये बात कही है। इसका जो यहाँ पर सही ऑप्शन जो दिया गया है, ठीक है, इसको हम एक बार टिक कर लेते हैं, इसके बाद हम इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कहा गया कि अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए आप देख रहे हैं कि ये बात कही है माली ने। ठीक, इसके बाद जो सेक्रेटरी है उसने कहा कि हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। ठीक, इसके बाद है क्लर्क जो कह रहा है कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है। इसके बाद जो आदमी कह रहा कि मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तो देखिए, अगर नहीं भी पढ़कर गए हुए हैं तो ऑप्शन को देखकर, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो हमारा दिमाग कुछ परीक्षार्थी के तौर पर काम करता है। अभी क्वेश्चन पेपर को हल कराना अलग मतलब अनुभूति के आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप गए तो मैं मर जाऊंगा, ये आदमी से आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर तो डी का 2, और आप देख रहे हैं कि डी का 2 एक ही जगह है, तो भी आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, और इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरीके से नाम दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल। तो नाटक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसको मिलान करना है कि कौन किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है वो है मुद्रा राक्षस। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का नाटक है जनमेजय का नागयज्ञ, उपेंद्र नाथ अश्क का है जय पराजय, और लक्ष्मी नारायण लाल का है कलंकी। तो आगे के लिए भी इस सुमेलित वाले प्रश्न को जरूर ध्यान में रखिए। इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इजिली, आसानी से अगर इसको आप मिलाते हैं तो भी आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। कंठ, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ दिया गया है, व्यंजन इधर दिए गए हैं ट, क, प, त। अगर आप मिलान करते हैं ए का 2, आप देख रहे हैं कि कई ऑप्शन में है, इसलिए एक राउंड और आपको चलना पड़ेगा। मूर्धन्य ट हो गया, यानी बी का 1 हो गया, बी का 1 भी आप देख रहे हैं कि 2 राउंड में है। ठीक है, अब लेकिन हम देख लेते हैं कि ए का 2 और बी का 1, तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो रहा है, इसका सही जवाब देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन हो रहा है, दंत्य हो गया। ठीक है, तो और ओष्ठ हो गया प। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्स एक्स वाला जो पैटर्न है उसी को यहाँ पर अपनाया गया। तो सही जवाब इसमें ऑप्शन दूसरा हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम आगे और बात करें अगले क्वेश्चन पे। तो पूछा गया कि राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम है? तो कॉलेज का नाम आप अच्छे से जानते होंगे, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। ठीक है, ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही जवाब है। बाकी आप देख रहे हैं कि छंगामल को थोड़ा सा धुंधला करने के लिए गंगामल दे दिया है, जो कि एकदम से गलत है। वैद्य जी के नाम पर उस विद्यालय का नाम दे दिया, यह भी गलत है। रंगनाथ, जो कि इस उपन्यास का एक बड़ा मशहूर पात्र है, उसका भी नाम दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज उसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप हल किए होंगे तो आसानी से इसको बता देंगे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। बस आपको रंगने में ही या टिक करने में ही दिक्कत है। ठीक है,
तो पूर्वी हिंदी का विकास हो गया आपका अर्धमागधी से। ठीक, इसके बाद पूछा गया कि इनमें से सही युग्म कौन से हैं? सही युग्म हमें बताना है। तो 3 ऐसे युग्म हैं जो कि सही हैं, ए बी सी डी। इस बार मैंने देखा यूजीसी नेट के पैटर्न में कि कई जगह पर केवल 2 ही दिया हुआ है और उसी में 3 भी दिया हुआ है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा परिवर्तन यूजीसी एनटीए नेट ने हल्का सा पैटर्न में किया हुआ है, लेकिन पूछने का जो ढंग है पहले जैसे ही है, बस सावधानी से आपको करना है। अब सही युग्म के बारे में यहाँ पर पूछा है। कला विवेचन कुमार विमल, शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा, नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह, आधुनिकता के पहलू विभिन्न कुमार अग्रवाल, नई कविता स्वरूप और समस्याएं लक्ष्मीकांत वर्मा। तो ऑप्शन में ही इधर उधर का नाम दिया हुआ है, तो हम ध्यान में जरूर रखें कि कुमार विमल की जो किताब है कला विवेचन सही है, शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का सही है, आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल ये भी सही है। यानी जो सही जवाब हो रहा है ए बी और डी हो रहा है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो रहा है। लेकिन आगे के लिए हमें ध्यान में रखना है कि नई कविता के प्रतिमान कितने बार हम बता चुके होंगे आलोचना को पढ़ाते हुए वन लाइनर में भी कि ये सवाल पूछा जाता है। लक्ष्मीकांत वर्मा, और मुझे याद है कि मैंने आप सभी को होमवर्क भी दिया था कि आप बताइए, बहुत सारे बच्चों ने बताया था। बस यहाँ पर अंतर कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान यहाँ पर नामवर सिंह का है और बाकी जो नाम दिया गया नई कविता के प्रतिमान और लक्ष्मीकांत वर्मा का। नई कविता स्वरूप और समस्याएं ये जगदीश गुप्त की किताब है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, आगे प्रवक्ता परीक्षाओं में या फिर कहीं भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पेपर को देखना भी एक कला है, कैसे इसको देखना है और आगे उपयोग करना है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की चर्चा की है? बहुत ही आसान सवाल। भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, शंकुक ने इसके बारे में चर्चा की हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं के उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही युग्म कौन से? तो ये आपके कुछ तो पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड है। भोला राम का जीव व्यंग्य आप जानते ही हैं, और मुर्दहिया आत्मकथा है तो गलत हो गया ये। नेत्रदान नाटक है राम वृक्ष बोनीपुर का, ये भी गलत हो गया। पुष्पांजलि जो है कविता है गया प्रसाद स्नेही का, ये भी यहाँ पर गलत हो गया। आवारा मसीहा जीवनी है। तो आप देख रहे हैं जैसा मैंने कहा कि पैटर्न में चेंजिंग हुआ है, कई जगह पर 3 ऑप्शन दिया गया, कई जगह पर 2 ऑप्शन दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब होगा ए और ई, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पत्र पत्रिकाओं का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ संपादक हिंदी बंगवासी, उदंत मार्तंड, बंगदूत, भारत जीवन। अगर इसमें से 2 का भी नाम आप जानते हैं तो तुरंत इसको मिला लेंगे। जैसे उदंत मार्तंड का मैं मिला लिया, बी का 4 हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बी का 4 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, वो है ऑप्शन दूसरा बंगदूत। तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि राजा राम मोहन राय, तो सी का 1 हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको मिलाना है। अब बाकी इसमें है ही नहीं, आप आंसर तुरंत लगा देंगे। ए का 2 हो गया आगे के लिए कि हिंदी बंगवासी योगेश चंद्र वसु नाम के संपादक ने इसका संपादन किया हुआ था। भारत जीवन का संपादन किया रामकृष्ण वर्मा। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, ये उसी तरीके का पैटर्न है यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रायड, इलियट, क्रोचे, जॉन क्रोरेंसन। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है टीएस इलियट। टीएस इलियट का एक कथन है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। बड़ी बात यहाँ पर इलियट ने कही हुई है। अगला जो प्रश्न है स्त्री विमर्श के संदर्भ में कौन कथन सत्य है? हमें सत्य कथन बताना है और इसमें किसी में 3 ऑप्शन दिया गया है, किसी में 2 ऑप्शन दिया गया। अब हमें बताना कि सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इस विमर्श की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सुसान बेसनेट की फेमिनिस्ट एक्सपीरियंसेज। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रीय महिला संगठन का गठन 1980 में किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि और मोहनदास नय मिश्रा स्त्री विमर्श के प्रमुख लेखक हैं, ये बिल्कुल गलत है। नारीवाद पूंजीवादी पितृसत्ता का समर्थक है, ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ई और डी एकदम से गलत है, तो जहां जहां ई है और डी है वो तो एकदम से गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो सही जवाब इसका क्या हो रहा है? ऑप्शन दूसरा हो रहा है।
ए और बी। यानी कि आगे आपको ध्यान में रखना है कि सावित्रीबाई फुले को तो आप जान ही रहे थे, और हम लोग 10 सेकेंड से सिमोन दे बोवार की किताब को पहले बहुत जाना करते थे, लेकिन यहाँ पर बेसनेट की फेमिनिस्ट एक्सपीरियंसेज नाम की जो किताब आई है, इसको भी आप आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, हो सकता है कि ये रिवाइज भी हो जाए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, मुर्दैया का, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय होता है, एक बूंद सहसा उछली। जन विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है, माटी की मूर्तें। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है, अंत उतना ही महत्वहीन होता है, आवारा मसीहा। किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। क्या भूलूं क्या याद करूं? तो अब इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है वो हो रहा है कि ए सही है, डी सही है और ई सही है। ठीक है ना। तो ए डी ई जो इसका सही जवाब है वो आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, कई बार ये वन लाइनर में पहले यूजीसी नेट में आता था मुर्दैया से। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है, अंत उतना ही महत्वहीन हो जाता है, ये आवारा मसीहा की पंक्तियां हैं। और किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। क्या भूलूं क्या याद करूं? तो इन कम से कम इस प्रश्न के बहाने, ये प्रश्न में कठिन क्वेश्चन में इसको रख सकता हूं। ठीक है ना। ये इसमें आपको जरूर आ रहा होगा, लेकिन बाकियों को जब तक आप टेक्स्ट अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। ठीक है ना। तो अभी इसको ध्यान में रखिए कि जो सही वाले ऑप्शन है वो पंक्तियां किन किताबों से ली गई। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ते समय भी सत्य असत्य को थोड़ा सा टिक करके रखना है। तो यहाँ पर लिखा गया कि रेवंत गिरिरास की रचना विजय सेन सूरी ने 1203 ईस्वी में की, जबकि सही है 1231 ईस्वी में, तो ये तो गलत हो गया। नेमिनाथ रास की रचना सुमत गण ने 1213 में की थी, ये सही है। स्थूली भद्ररास की रचना जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में की, ये भी सही है। श्रावक 4 की रचना देवसेन ने 913 ईस्वी में की थी, ये गलत है। 1900 बल्कि 933 ईस्वी में की थी। ठीक है। चंदन बाला रास की रचना आसफ कवि ने 1204 में की थी, ये गलत है, 1200 में की थी। यानी कि इसमें से दो ऑप्शन सही है। वो कौन कौन से सही हैं? आपने देख लिया कि बी और सी, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य है? अभी ऊपर में सत्य पूछ रहा था, अब यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा टर्न लिया। चीजों को समझिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आप समझिए इसको। ये हो गया असत्य में पूछ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र का उत्थान माना, ये कथन एकदम यहाँ पर सही होगा। ठीक है। बल्कि हम देख लेते हैं, हमें असत्य बताना है, तो ये तो सत्य है। ठीक, हमें असत्य ही बताना है। दलित लेखक संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्म भूमि की प्रति जलाई। दलित साहित्य में स्वानुभूतियों का विशाल भंडार है। ठीक है। अछूत की शिकायत 1925 में सरस्वती पत्रिका में छपी, ये असत्य है एकदम। ठीक है ना। 1914 में जयप्रकाश करदम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो देखिए, पहले हम सत्य को खोज लेते हैं, इसके बाद तो असत्य अपने आप मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन है, बी और डी, जो कि क्या है, असत्य में। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया। लेकिन आगे के लिए हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन चीजें दलित विमर्श से रिलेटेड सत्य में। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है? तो एकदम से वन लाइनर क्वेश्चन है, बस इसको आपको तथ्यात्मक रूप से याद करना है। ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5 और 2। सही जवाब हो गया 4 खंडों में बटी हुई। और इसका कुछ सूत्र हम पहले बताया करते थे। ठीक है। क्या बोलूं क्या याद करो, नीर का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार तक सोपान तक, इस तरीके से है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी नोट कर सकते हैं। अगला जो है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सत्य है? हमें सत्य के बारे में बतलाना है। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? मैं उपहार में देने की वस्तु, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। यह मर्द रामगुप्त अपने पिता की तरह दिग्विजय करने निकला था। तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ नहीं हो सकता। अब इसमें से दो ही एक ऐसे कथन है जो कि सत्य है, हमें बताना है कि वो कौन से ऐसे कथन है जो कि सत्य के तौर पर है। तो यहाँ पर जो सत्य हो रहा है
वो है कि ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये हो गया। यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ए और सी हो रहा है। ठीक है, 72 का ए और सी। इसको मैं कठिन प्रश्न के अंतर्गत रख सकता हूं। ये भी पूरा एकदम टेक्स्ट पढ़ेंगे नाटक का, तभी आप इसको ठीक से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है। तो ज्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन तीसरा हो गया, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक। अगला प्रश्न है कि साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आवारा मसीहा, एक कहानी अभी, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि ऑप्शन चौथा है, संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक। आगे के लिए जरूर इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, राम भक्त सुत जाकर होई। उपरोक्त पंक्तियों में गुणीभूत व्यंग का कौन सा भेद पाया जाता है। तो अलग अलग भेद दिए गए हैं गुणीभूत व्यंग। एक तरीके से ध्वनिक काव्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है अगूढ़ व्यंग, अपरांग व्यंग, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग, तुल्य प्राधान्य व्यंग। तो इसका जो सही जवाब है अगूढ़ व्यंग। पुत्रवती युवती जग सोई, राम भक्त सुत जाकर हुई। अगला जो प्रश्न है, मुर्दैया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, हमें बतलाना है, असत्य कथन बतलाना है। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए, उसमें से 3 ऑप्शन हमें बताने हैं कि जो कि असत्य के तौर पर है। ठीक है, तो हम असत्य को ही देख लेते हैं पहले। यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रखा था, जबकि मुर्दैया पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने कमलेश नाम बताया हुआ है। और ये जो कमलेश है वो कृष्णाश्रयी शाखा से रिलेटेड है। ये एकदम से मूल टेक्स्ट पढ़ेंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो ये हो गया यहाँ पर। और इसके बाद जो परिणाम के बारे में बात की जा रही है कि इनका परिणाम, अफवाह उड़ी थी कि 7 जून 1965 को आने वाला है, जबकि पुस्तक में दिया है कि 6 जून 1964 में। तो ये गलत हो गया। यानी कि बी और ई तो एकदम से गलत हो गया। यहाँ पर असत्य हमें बताने हैं, तो बी और ई जिस ऑप्शन में आ रहे हैं, अभी 2 ऑप्शन है जिसमें बी और ई आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डी है ये भी है कि हिंदी न बोलने वाले लोगों को छोटा स तथा बड़ा श के बीच लिखते समय या बोलते समय फर्क करना नहीं आता था। ये भी ऑप्शन गलत है। पूर्वांचल में खासतौर से स और श में दिक्कतें होती। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि बी डी ई सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। ठीक। आप पैटर्न को भी समझिए कि किस तरीके से अब सवाल आ रहे हैं। पहले मुर्दैया के चैप्टराइजेशन से सवाल आ जाता था कि भूतही परिवार से कौन है, तो ऐसे करके आता था पूरा। ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अंदर के वाक्य को उठा लिया जा रहा है। नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, नई पौध, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, ये सब दिया गया है। सहूलियत के लिए मैंने इसके प्रकाशन वर्ष को भी लिख दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कोई टीम नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ। क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा, इसके आंसर को मैं प्रामाणिक तौर पर उसकी जांच किया, इसके बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया। तो जल्दबाजी में हम काम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी चीजें बताएं वो ठोस बताएं। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, आपके दिमाग में पूरा घूमने लगा होगा कि आखिरकार कौन सा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था। अब हमें केवल इसका क्रम देखना है कि सही क्रम क्या हो सकता है। आपने मिला भी लिया होगा, इसका सही क्रम हो रहा है ऑप्शन दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। हमें यहाँ पर असत्य बताना। ये कठिन प्रश्नों में से एक है। जब तक पूरा आवारा मसीहा बढ़िया से आप नहीं पढ़े रहेंगे, सही जवाब नहीं बता पाएंगे। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा, ए बी ई, यानी असत्य के रूप में कि नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। और फिर कहा गया कि देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। और ई बताया गया देशबंधु के वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू बड़ोदरा में रहते थे। ये तीनों कथन क्या है, असत्य है। ठीक। आप कैसे असत्य हैं, इसके लिए थोड़ा सा और सीरियसली हमें किताब को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, हमने अभी इसको खोजने का प्रयास किया, लेकिन वक्त नहीं था। जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो 6 बजे शाम तक आप सभी को क्लेम भी करना है, तो मुझे लगा कि ज्यादा खोजूंगा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पात्रों का नाम दिया गया है और हमें मिलान करना है।
शनिचर, भट्टिनी, कमली, जयदेवपुरी। तो आप देख रहे हैं कि भट्टिनी तुरंत आप मिला लेंगे कि बाण भट्ट, और शनिचर का राग दरबारी, कमली मैलांचल, जयदेवपुरी झूठा सच। तो तुरंत इसको आप मिलान कर लिए होंगे और इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि उत्तर अपभ्रंश पुरानी हिंदी, यह कथन किस विद्वान का है? तो एकदम से वन लाइनर यह है, ऑप्शन में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसका कथन है कि ये जो उत्तर अपभ्रंश पुरानी हिंदी? कई बार आप देखते हैं कि इतना दूर पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने दिया, या फिर पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया। तो यही सवाल अलग ढंग से पूछा जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको भ्रमित करने के लिए पूरा पूछ दिया गया है वाक्य। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है में निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है? तो कविता क्या में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना की दो बात की है, विधायक और भावेत्री। तो यहाँ पर जो कवि से उन्होंने अपेक्षा की है वो कौन सा है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला है कि विधायक। ठीक, भावेत्री जो कि पाठक से रिलेटेड है, और बाकी चीजें आप देख लीजिए। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, कौन सा युग्म सही है? अब इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सही है आप देख रहे हैं, जो युग्म सही है उसको आपको मिलान कर लेना है। ठीक, तो तीन तीन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आपने मिलान भी कर लिया होगा। इसका जो सही जवाब ACE, तो हम देख लेते हैं ACE है क्या। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। ये तो एकदम छठवीं आठवीं के बच्चे भी कर लेंगे इसको, जहां पर हिंदी की अच्छी पढ़ाई होती है, व्याकरण की अच्छी पढ़ाई होती है। भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों के कौन से युग में सही है? तो भीष्म साहनी के जितने भी कहानी संग्रह है उनके प्रकाशन वर्ष दिए भाग रेखा, भटकती राख। ठीक है, अब यही दो युग में यहाँ पर सही है, बाकी डायन 1998 में, तो ये गलत हो गया। पहला पाठ 1957 में है, तो 1984 दिया है। पाली, इसको लेकर एक प्रश्न और आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो भीष्म साहनी से काफी प्रभावित है। एक से अधिक प्रश्न इसमें आप देखेंगे पेपर में, और इसे ये जानना है कि जब भी आप एग्जाम में जाइए तो प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं, हो सकता है कि उसी से रिलेटेड आगे भी प्रश्न हो। पाली 1989 में प्रकाशित हुई थी, बस अंकों का हेर फेर कर दिया गया। तो सही जवाब होगा ए और बी, ऑप्शन पहला यहाँ पर इसका सही जवाब हो रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारतेंदु युग के रचनाकारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सीरीज में भी बताया हुआ था, और जब निबंधों की बात कर रहे थे, नाटकों की बात कर रहे थे, तो भी हमने इन रचनाकारों के कालक्रम के बारे में बताया था। आपने अपने से भी पढ़ा होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, बालकृष्ण भट्ट 1844, प्रताप नारायण मिश्र 56, प्रेमघन 1855, लाला श्रीनिवास दास 1851। इसके आधार पर जो इसका सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन दूसरा है। ठीक है, BAEDC। तो आप आगे के लिए भी ध्यान में रखें, अगर तथ्य आपको याद रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र की? धातुसेन, मातृगुप्त, कुमारदास, भट्टार्क। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है आंसर की के अनुसार कि वो धातुसेन के बारे में है, लेकिन इसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आपने स्कंदगुप्त पढ़ा होगा। तो परिचय में, पात्र परिचय के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद ने खुद धातुसेन ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन में दोनों नाम दे दिए गए हैं। ठीक है ना, तो आप आगे के लिए जरूर ध्यान में रखें कि ये बात धातुसेन ने कही हुई है। आप क्लेम कर सकते हैं, अगर ज्यादा क्लेम जाएगा तो हो सकता है इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए, क्योंकि एक ही नाम के दो व्यक्ति इस ऑप्शन में है। मतलब कि एक ही व्यक्ति के दो नाम दिए गए हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ बच्चे कुमारदास लगाए होंगे, कुछ बच्चे धातुसेन लगाए होंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत वरमाला नाम का जो नाटक है वो किस पुराण पर आधारित है? इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है मार्कंडेय पुराण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अर्ध समृद्ध स्वर निम्न में से क्या है? आ, ओ, उ, ई। तो जब भी हम अर्ध समृद्ध स्वर की बात करते हैं
तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा, ओ जो है। ठीक है, और बाकी आपने देखा कि आ के बारे में विपरीत बताया गया, और इन दोनों को देखते हुए आपके दिमाग में आगे आगे सम्मिलित है। फिर बचा क्या? ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिए। हर एक प्रश्न को आपको उतना ही महत्व देना है जितना कि बड़े क्वेश्चन को देना है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन से युग्म सही है? रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार। इसमें से हमें सही युग्म के बारे में बताना है। तो पहले हम गलत का देख लेते हैं, क्योंकि वो आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हमने खोजा है इसके लिए। तो गलत देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि बी, सी और ई गलत हो गए। तो सही क्या हो गया? आपके ए हो गया और डी हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। ठीक, आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए कि रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार ये चिंतामणि का है। सो वृषरब्ध नवोढ़यो वर्णत कवि रस रीति ये मतिराम का है। सुकविन हूं कि कछ कृपा समुझ कवियन को पथ ये हो गया भूषण का। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति ये देव का है, सही है। काव्य की रीति सीखियो सुवन्य को भूषण ये भिखारी दास का है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि नामों को इधर उधर किया गया है। लेकिन आपको आगे के लिए जरूर ध्यान में रखना है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को और प्रश्न पत्र को अच्छे से देख रहे होंगे तो आप आगे कभी भी रिवाइज क्वेश्चन को लेकर फंसेंगे नहीं। सही जवाब हमने बता दिया कि ऑप्शन तीसरा है, ए और डी। अगला प्रश्न है कि एंजिस्टलिज्म एंड ह्यूमनिज्म में किस वाद पर विचार किया गया है? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर संरचनावाद। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है आपका अस्तित्ववाद। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब ही होता है कि अस्तित्व से जुड़ा हुआ जो चीज है, और मानववाद मतलब जिसमें कि मनुष्य को ही केंद्र में रखा जाए और उसके अस्तित्व के बारे में बात किया जाए, वो है अस्तित्ववाद। इसके कौन प्रवर्तक हैं, कौन कौन और विचारक हैं, वो सब आपके दिमाग में आएगा, और नीचे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं भी। अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो आप अच्छे से जानते हैं कि कल्पना पत्रिका में हुआ था। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। और इस क्वेश्चन के बहाने आप ध्यान में रखेंगे कि अंधेरे में कविता का जो पुराना नाम था वो क्या था? आशंका के दीप अंधेरी में। ठीक है, एक अंधेरे में नाम से कहानी भी लिखी गई है। अगर किसी विद्यार्थी को ये मालूम हो तो आपको इस प्रश्न पत्र के बहाने ही मैं होमवर्क दे रहा हूं, कहानी कौन लिखा हुआ है। ठीक है, ये कई बार पूछ भी लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो उपभाषाएं दी गई हैं, बोलियां दी गई। बहुत ही आसान सवाल है, बस आराम से करना है इसको। अब जो आता है सबसे पहले वही कर लीजिए आप। पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, ठीक है। पूर्वी हिंदी अवधी, बिहारी हिंदी भोजपुरी, पहाड़ी हिंदी गढ़वाली। तो अब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको सही टिक लगा देना है। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चम्मा की मृत्यु के समय लेखक आयु की कौन सी अवस्था में? जब चम्मा की मृत्यु हुई तो जो लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, वो किस अवस्था में थे? अवस्था पूछा गया, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, लड़कपन, वृद्धावस्था। तो किस अवस्था में थे? सही जवाब है कि वो लड़कपन में थे, जिसको कि हम बचपन से थोड़ा सा ऊपर इसको रख सकते हैं। ठीक, हालांकि ये जो ऑप्शन बनाए गए हैं ये किताब से ही एकदम से लिए गए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? एकदम से वन लाइनर क्वेश्चन, ये सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म के बारे में हमें बताना है। तो ऐसे प्रश्न आए तो पहले गलत को ही आप खोज लीजिए। आप देख रहे हैं कि लोनजाइनस का यहाँ नई समीक्षा दिया गया, बिल्कुल ये क्या है? गलत है। तो डी तो जिसमें जिसमें रहेगा वो गलत हो जाएगा, अपने आप ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचता है दो दो ऑप्शन बचते हैं, इसमें से हमें बताना है। तो त्रासदी का सिद्धांत अरस्तु का है, तो जानते हैं। क्रोचे अभिव्यंजनावाद, वर्षवर्ष स्वच्छंदतावाद। ए बी सी जो ऑप्शन होगा वही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी आप अपना जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया भी होगा, बहुत नई टेक्निक मैं नहीं बता रहा। ठीक है ना, तो आप ध्यान में रखिए कि जैसे टेट का है वो तनाव से रिलेटेड है, तो आप अपने दिमाग को रबर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाते भी रहिए। इसी बहाने आपका रिवीजन भी होगा, क्योंकि आगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता परीक्षाओं को देना ही है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है? तो
बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ न कहेगी। अंधेर नगरी से नहीं है बल्कि ये बकरी नाटक से है। तो ये क्या हो गया, सही नहीं है, ये गलत हो गया। दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें, ये बात कही गई। आधे अधूरे। निसंदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमार गुप्त नाच रहे हैं, ये स्कंद गुप्त से लिया गया है। और बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर वो सब सत्य हैं, क्योंकि प्रश्न में आप देख रहे हैं कि दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनको कि हमें बताना कि सही नहीं है, यानी असत्य है। तो बाकी क्या है, सत्य हो गए। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है वो है ऑप्शन पहला, ए और सी। ठीक, ए और सी जो है अब वो गलत है और बाकी क्या है, सही। तो आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, हो सकता है कि इसी में से सवाल पूछ लिया जाए। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है, फिर से हमें बताना है कि सही है, और नीचे ऑप्शन देख लीजिए कि दो ही इसमें से सही है। तो आप दिमाग दौड़ाएंगे तो खुद पता चल जाएगा कि जो कंकाल है वो उपन्यास है, तो ये सही नहीं है। उपन्यास तितली है। नाटक संग्राम ये प्रेमचंद का है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है, और बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का है। उपन्यास साहित्य का उद्देश्य नहीं है बल्कि निबंध है, और गबन उपन्यास बतलाया गया। अच्छा, इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि दो ही महत्वपूर्ण लेखकों को शामिल किया गया है, प्रेमचंद है और जयशंकर प्रसाद है। तो सही जवाब इसमें क्या हो गया, जो हमें सही युग्म बताना था, तो सही युग्म आप देख रहे हैं कि बी हो गया ए और सी हो गया। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, और बाकी सब गलत है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि कारक का सही अनुक्रम क्या है। हिंदी में कारकों की संख्या कुल 8 है, आप जानते हैं कि कर्ता कर्म करण ये सब है, उसी के आधार पर दिया गया है। तो सही अनुक्रम हमें बतलाना है। ठीक है, तो इसका जो सही अनुक्रम यहाँ पर है, आप ध्यान में रखिए कि पहले नंबर पे है। इस क्रम के अनुसार सही पहले नंबर पे कौन है, वो करण कारक, फिर संप्रदान कारक, ठीक है, फिर इसके बाद अपादान कारण कारक, कारक इसको बोलना है, फिर संबंध कारक, और सबसे अंत में क्या है, अधिकरण कारक, जिसको कि हम सप्तमी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको बतलाना है। ठीक, तो कुल मिलाकर आप परीक्षा में जब भी जाइए कारकों को जरूर ध्यान में रखिए कि कौन किस नंबर पर। याद भी होगा आप लोगों को, बहुत कठिन क्वेश्चन ये नहीं था, नया है, नया क्वेश्चन था लेकिन कठिन नहीं था। एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समरूपी, अरविंद, कृपि, अश्वत्थामा, अनुराधा। तो कौन ऐसा पात्र है जो लीला नामक जो पात्र है उसका समरूपी के तौर पर। सही जवाब हो गया कृपि। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने। तो हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु आपने पढ़ा होगा, और उन्होंने सार्वनामिक विशेषण के दो भेद माने हुए, मूल और यौगिक। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, एक तरफ नाटककार है दूसरे तरफ नाटक। ठीक है, तो आपको मिलान कर लेना है यहाँ पर कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। बस उदय शंकर, जयशंकर, उपेंद्र नाथ, अश्क में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम इसको मिलान करते हैं। ठीक, अगर हम इसको मिलाते हैं तो हरिकृष्ण प्रेमी का जो नाटक है वो शिवा साधना है। ठीक, इसके बाद उदय शंकर भट्ट मत्स्य गंधा, जयशंकर प्रसाद कामना। ठीक है, इसके बाद उपेंद्र नाथ अष्ट तौलिए। तो इस तरीके से आप याद करिए, पैटर्न को भी समझते रहिए। वैसे अगर आप जयशंकर प्रसाद का कामना बता देंगे तो दो बार आपको राउंड चलना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का अगर कामना आप बता दिए तो दो राउंड चलना ही नहीं है, एक ही राउंड में हो गया आपका। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, चंदन बाला रास की रचना कब हुई थी। इसके पहले आया भी था ये प्रश्न के तौर पर, तो उसको अगर आप से अगर दिमाग में रखेंगे तो इसको आराम से बता देंगे। चंदन बाला रास की रचना कब हुई। ऑप्शन दिया गया 1209 ईस्वी, 1200, 1231, 1213। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया कि 1200 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कब हुई है गौना हमार भौजिया। मैला आंचल के इस गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है। तो देख रहे हैं कि मैला आंचल, इसीलिए इसको आंचलिक उपन्यास के तौर पर देखा जाता है। और ये गीत जो आया हुआ है किस प्रकार का गीत है, सोहर गीत है, कटनी गीत है, भौजिया गीत है, कजरी गीत है।
तो बड़ा अच्छा रहा ये। और नहीं भी आ रहा है तो आप चांस एक ले सकते थे, ठीक है। भौजिया गीत है, और खास तौर से जो पूर्णिया के क्षेत्र के लोग होंगे उनके लिए तो ये प्लस में क्वेश्चन था, तुरंत वो लगा दिए होंगे। उधर चलता भी होगा, हो सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, संपादक हैं और पत्र है। तो अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास सीरीज को, तो उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, जरूर देखेंगे आप समय निकाल के। फिर से एक तरीके से रिपीटेड टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन और ऊपर आ चुका था, बताने की जरूरत नहीं। जैसे उदंत मार्तंड हो गया, तो तुरंत आप युगल किशोर शुक्ल को लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप पढ़े ही होंगे कि छत्तीसगढ़ मित्र में एक टोकरी भर मिट्टी नाम से कहानी छपी हुई थी। तो अब हमें मिलान करना कि 1 और 2 कौन है। तो 1 और 2 बनाने वाले ने भी काफी चकमा देने की कोशिश की है, कई ऑप्शन में दे दिया, लेकिन अब डी का हम देखते हैं 3 का है, डी का 3 2 में दिया गया है। हम मदन मालवीय का देख लेते हैं कि अभ्युदय उनका निकालते थे वो, ठीक है। तो बीएचयू वालों के लिए प्लस पॉइंट रहा, और सामान्य विद्यार्थी भी इसको जान पाएंगे। तो सी का हो गया 4, यानी कि इसका जो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर आपका होना चाहिए 103 का जो सही जवाब हो रहा है वो तीसरा ऑप्शन हो रहा है, ठीक। और बाकी हम देख लेते हैं दुर्गा प्रसाद मिश्र आगे के लिए उचित वक्ता नाम से, ये नया एक तरीके से फैक्ट आपके लिए हो सकता है। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है कि इन निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत पहले मैंने बताया हुआ था किन किन लेखकों को और रचनाकारों को परीक्षा से पहले हमें देख कर जाना चाहिए। उसमें विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय पर मैंने काफी जोर दिया हुआ था। तो देखिए विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा नहीं, ये लोग तो काफी निबंध लिखे हैं, ललित निबंधकार हैं, 20 से ऊपर ही इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें सही जवाब है प्रिया नीलकंठी, जो कि कुबेरनाथ राय का है। बाकी जितने भी हैं वो सब विद्यानिवास मिश्र जी के हैं, ठीक है। जातियां इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। साधन सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध से? और निबंधों में कविता क्या है, मजदूरी और प्रेम नाखून क्यों बढ़ते हैं, उठ जाग मुसाफिर। इसमें से हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से इसको लिया गया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह भी कहा कि भारत जैसे देश में हर जाति अपने से नीचे एक जाति को खोज लेती है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, और जिन 30 करोड़ आदमी बसते हैं, जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उपयुक्त कथन कौन से निबंध से? दिल्ली दरबार दर्पण नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिव मूर्ति, मेरे राम का मुकुट, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं, सही जवाब है ऑप्शन पहला, दिल्ली दरबार दर्पण, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध से इसको लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि 15 क्वेश्चन के आसपास में कठिन है। बाकी अगर आप शांत चित्त करके आंसर देते हैं, क्योंकि जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ये परीक्षा हॉल का वातावरण नहीं है, परीक्षा हॉल में दिमाग बड़ा अलग ढंग से काम करता है। बुनी हुई रस्सी पाषाणी महाराणा का महत्व हरी घास पर क्षणभर, तो जो पहले आता है उसी को हम मिलान कर लेते हैं, ठीक है। सी का 4, सी का 4 आप देख रहे हैं कि दो दो जगह पर दिया हुआ है, ठीक। भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी, यानी बी का 1, बी का 1 आप देख रहे हैं कि एक ही जगह दिया है, यानी कि इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है, ठीक। महाराणा का महत्व ये हो गया जयशंकर प्रसाद का, और पाषाणी नागार्जुन का। तो जो इसमें नया तथ्य दिखाई पड़े उसको आप जरूर ध्यान में रखिए। बाकी जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा हो गया, ठीक। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो एक तरीके से परीक्षार्थियों के साथ खेला गया है, आज जो भी पेपर बनाने वाला है। निम्नलिखित में से कथन सत्य नहीं है। दया नारायण निगम के अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभु चिट्ठे की आलोचना जमाना में की रामचंद्र शुक्ल, ये वाक्य ही नहीं मुझे समझ में आ रहा है, पूरा इसमें खेलने की कोशिश की गई है, ये वाक्य एकदम से गलत है। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी का कठोर बयान, ये तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि जो पेपर बनाने वाला है वो खेल रहा है, उसको क्वेश्चन नहीं मिल रहा। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था और वो था बाल मुकुंद गुप्त, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा हुआ है, ठीक।
उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मजे ले लेकर बार बार पढ़ता और झूमता था। पदम सिंह शर्मा। भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजड़े में बंद कर दिए भारतेंदु। हमें बताना है कि सत्य नहीं, तो सत्यों की संख्या तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो गया कि ए बी सी जो है ये तीनों एकदम से सत्य नहीं, और तीनों के वाक्य विन्यास भी एकदम से उलझाऊ है। बाकी डी और ई आप आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है। यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में किसका कथन है? होरी धनिया गोबर झिंगुरी सिंह। ठीक, तो सही जवाब है धनिया। धनिया थोड़ा सा आक्रामक भी रहती है, तो उसी की यह भाषा शैली। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। टूटा पहिया नाटक जारी है, जंगल का दर्द, एक छोटी सी लड़ाई। तो देखिए नाटक जारी है क्या है, किस विधा में, कविता में। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीजें हम मिलान कर लेते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जो टूटा पहिया वो धर्मवीर भारती, ए का 3। ठीक, आप देख रहे हैं कि ए का 3 दो दो जगह पर है। नाटक जारी, लीलाधर जुगोड़ी, बी का 1, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। जंगल का दर्द, जंगल का दर्द आप जानते हैं कि सरदयाल सक्सेना। एक छोटी सी लड़ाई हो गया आपका। जंगल का दर्द किसका हो रहा है यहाँ पर, हम देख लेते हैं, सी का 4 हो रहा है। हाँ, एक छोटी सी लड़ाई हो गया कुमार विमल। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि सही युग्म कौन सा है। सही युग्म हमें बताना, इसमें से 2 ही बताना है कि कौन सही है। कार्ल मार्क्स द्वंदात्मक भौतिकवाद, सार्थ अस्तित्ववाद, देरिडा आप जानते हैं कि विखंडनवाद से है। ठीक है, अरस्तु विरेचन से है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है ना। इलियट काव्य मूल्य, ये हो गया रिचर्ड्स का। तो ये सब तो आपको ध्यान रखना है। हमें बताना है कि इसमें कितना युग्म सही है, यानी कि आप देख रहे हैं कि 3 युग्म सही हो जाएंगे। ठीक, 3 युग्म कौन कौन से सही हो रहे हैं इसको देखना पड़ेगा। इसका जो यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है वो है, ठीक है, ए बी डी, ए बी डी। हाँ, ए बी डी यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी की रचनाओं का, इसको लेकर आप क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो पाली है वो 1989 में, 1989 आप कहीं नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको लेकर आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर यहाँ पर दिया गया था कि ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हो रहा है कि पाली जो है वो 112 का जो दूसरा बताया जा रहा है यहाँ पर कि 1 का 2 बिल्कुल गलत है, 1989 होना चाहिए। इस पे बात ही नहीं करना है। ठीक है ना, बाकी जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा है। ठीक है ना, इसको आप क्लेम जरूर करिए। अगला जो प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम क्या है। भारत दुर्दशा, सती प्रताप, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, से सब दिया गया है। इसके कालक्रम को हमने यहाँ पर जोड़ भी दिया, आप जरूर इसको अपने दिमाग में रखिए। और इसका जो सही जवाब है हम देख रहे हैं कि वो तीसरा ऑप्शन है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, आगे की रचनाओं के आधार पर सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना। विपथगा, द्रोही, गैंग्रीन, हरसिंगार। थोड़ा सा ये कठिन प्रश्नों में आ सकता है। ठीक, तो अगर हम इसका मिलान करेंगे तो मिलान करने के बाद जो इसका सही जवाब आ रहा है वो आ रहा है कि ऑप्शन पहला है, यानी आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है। ये बात ली गई है द्रोही नामक रचना से। वह चाहता था एकदम इन सबके जीवन से निकल जाए। ये जो बात कही गई है वो है हर सिंगार से। धर्म, वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो, ये बात कही जा रही है विपथगा से। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में जो छाया घिरी हुई थी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि गैंग्रीन से। ठीक है ना, तो डी का अगर 3 आप कर लेते हैं तो भी आपको कई राउंड चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट कठिन क्वेश्चन में से एक था ये, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते। कितना बार मैं बता चुका हूं, आप लोग भी अलग अलग जगह अलंकारों की जब भी परिभाषा पूछी जाती है आप बताते होंगे। दंडी, बताने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन पढ़ेंगे तो एक तरीके से हम इस प्रश्न की अवहेलना करेंगे, तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा, हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव
में ही लोहा लेना पड़ेगा महिला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह किससे कहता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है। ये बात हरगौरी सिंह किससे कहते हैं ये हमें बतलाना है। तो सही जवाब हो गया कि काली टोपी वाले नौजवानों से कहते हैं इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो जितना भी यहाँ पर लगा हुआ, अगर आप सिलेबस पढ़ के गए होंगे तो इस प्रश्न को बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, कहीं से आएगा ही नहीं, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। माटी की मूर्तें तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, ठकुरी बाबा, ठीक है, जामुन का पेड़। तो मिलान करने की जरूरत ही नहीं है, हम सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक, पाश्चात्य विचारकों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो इसमें आप कालक्रम के अनुसार आप देख लीजिए, इलियट 1888, नीत्शे 1844, क्रोचे 1866, किरकेगार्ड 1813, सार्त्र 1905। तो इसमें सबसे बड़े हो गए किरकेगार्ड। डी ऑप्शन जिसमें पहले है वही सही जवाब होगा। सही जवाब इसका यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन चौथा। पहले डी किरकेगार्ड, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि नीत्शे, ठीक, इसके बाद आपके हो जाएंगे क्रोचे, फिर इसके बाद हो जाएंगे इलियट, फिर सबसे अंत में हो गए सार्त्र। जरूर ध्यान में रखिए इसको। अगला प्रश्न है कि एक तरफ कविता दी गई है, दूसरी तरफ कवि है। चेतनता एक विलसती अखंड, आनंद अखंड घना था, शक्ति की करो मौलिक, कल्पना करो पूजन। तो कविता पर काफी हमने मेहनत करके हुए वीडियो बनाई हुई थी, आप लोगों ने इसका उपयोग जरूर किया होगा। तो निराला की हो गई शक्ति की। प्रिय आनंद क्षण तुम मेरे आत्मा के स्वर। अब हम पहले देख लेते हैं कि बी का एक कहा, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी का एक है, तो हो गया ऑप्शन दूसरा। लेकिन आगे के लिए ध्यान में रखिए कि कौन कौन सा कथन या पंक्तियां किससे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए सुमित्रानंदन पंत को भी वही किया हुआ है, ठीक है ना। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं आगे के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो प्रश्न है कि अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में उतर आता है कि नहीं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में से उपरोक्त पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई। अब आप देख रहे हैं कि निबंधों में आए हुए पात्रों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। रिपन बाबू, मनोहर बाबू, जगदीश बाबू, प्रकाश बाबू। आखिरकार ये बात किसने कही? सही जवाब है जगदीश बाबू ने ये बात कही हुई है। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में, देख नर अपना राजकाज। पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई? ईड़ा, चिंता, श्रद्धा, लज्जा इत्यादि नाम दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि किस सर्ग से। सही जवाब है ईड़ा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ईड़ा किस नंबर पर है, क्या है, कैसे, और कामायनी से रिलेटेड पूरा तथ्य आने चाहिए। भारत की यह विशेषता रही कि वह अनेक जातियों को घोट कर एक जाति बना देता है। कुछ जातियों से रिलेटेड इस बार ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। उपरोक्त पंक्तियों की रचना और रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन, क्या बोलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, संस्कृति के 4 अध्याय। आप देख रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन पेपर इत्यादि में संस्कृति के 4 अध्यायों से सवाल पूछे जाते थे, प्रकरणों से और इधर उधर क्रम करने पे। अब थोड़ा सा अंदर से वाक्य पूछे जा रहे हैं। पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे देख लीजिए। काव्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? लहर, कुकुरमुत्ता, कला और बूढ़ा चांद, निहार, सांध्य गीत। तो यहाँ पर मैंने प्रकाशन वर्ष लिख दिया है याद करने के दृष्टिकोण से। उसके हिसाब से जो इसका सही जवाब हो रहा है वो है ऑप्शन चौथा है। ठीक है, कि सबसे पहले जो रचना आएगी वो है निहार, फिर लहर, फिर इसके बाद सांध्य गीत, फिर इसके बाद कुकुरमुत्ता, फिर अंत में कला और बूढ़ा चांद। और ये रचनाएं आप देख रहे हैं कि छायावादी सभी कवियों से कुछ न कुछ यहाँ पर ली गई हैं। प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन से हैं? तो प्रतिभा से रिलेटेड यहाँ पर आया हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सही युग्म से है प्रज्ञान उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टौती, सही हो गया। और कवित्व बीजम प्रतिभावानम, प्रतिभानम ये हो गया वामन। ये दोनों तो यहाँ पर सही हो गए, बी और सी। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। लेकिन आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए कि तस्य च कारणम कविता कविगता केवला प्रतिभा च, जगन्नाथ द्वारा इसको कहा गया है। और प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, ये केशव मिश्र नाम के आचार्य उन्होंने कहा। काव्यम तू जायते जातु कस्यचित प्रतिभावत, ये भामन ने कहा है। तो आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर
देखा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब हमने बता दिया आपको। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। और अगर पहले वाले क्वेश्चन को आप हल कर लिए होंगे तो नीचे वाले को आराम से आप कर पाएंगे। कवित्व बीजम प्रतिभानम आया ही था कि ये वामन का है। बी का 4 हो गया, हम देख लेते हैं बी का 4 एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो 125 का अगर हम देखें तो 2 ऑप्शन दूसरा सही हो रहा है। लेकिन आगे के लिए और भी हम देख लेते हैं कि गुरुपदेश ये वाला भामा का है, नीचे का पंक्ति ऊपर में ले लिया गया था, इसके नीचे की ही पंक्ति है, काव्यम तु जायते जातु कश्चित् प्रतिभावत, ठीक है ना। ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, बस संकेत कर दे रहा हूं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सी किसका सही हो रहा है। ये हो रहा है दंडी का। न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुण अनुबंधी प्रतिभानम अद्भुतम, इस तरीके से है। अव्युत्पत्ति कृतो दोष शक्त्या संवृत्ते कवे, ये हो गया आनंद वर्धन का, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा। इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर सकते हैं, लेकिन बस इसकी जो कमजोरी थी कि एक ऑप्शन अगर आप मिला लेते तो तुरंत आप इसके सही जवाब तक पहुंच जाते, ठीक है ना। तो ये था, ये मेन था। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया था। तो अभी जब मैं इतिहास सीरीज पर चर्चा कर रहा हूं तो उल्लेख किया था, इसका उल्लेख किया था। एक विद्यार्थी ने बोला भी कि मैं उसी जिले से हूं, हमने कमेंट देखा था। तो सही जवाब हो गया कि ददरी मेले में बलिया, ठीक है। और आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को वहां के जो कलेक्टर थे उन्होंने आमंत्रित किया था, तब हो गए थे। बाकी का नाम देखिए, कुंभ मेले में ये तो हो गया आपका प्रयाग, समझ। नवचंदी का मेला, आप सोनपुर का मेला आप जानते हैं कि जहां से मैं अभी आप सभी से जुड़ रहा हूँ वहां है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इनको आप ध्यान में रख सकते हैं, बस आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया था। सही जवाब जब आता है ना तो हमें और ऑप्शन देखने का मन ही नहीं करता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित कौन सी मान्यताएं सही हैं। तो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित सही मान्यताओं को हमें बतलाना है। तो सही जवाब यहाँ पर जो हो रहा है कि फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सब गलत ही है। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। और फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी, हिंदू कॉलेज 1817, ये दोनों तो सही है, बाकी सब गलत है। और जो सही है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सही जवाब इसका क्या होगा, ए और बी, ठीक है। इतिहास सीरीज से जुड़े रहिए, आपको काफी लाभ मिलने वाला है। दिशा की खोज उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है। तो जानते हैं कि आवारा मसीहा, सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, गोदान के आधार पर कौन से कथन सत्य है। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। गोबर को राय साहब के पास भेज देना। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं। तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें सत्य कथन बतलाना है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि जो सत्य कथन है अब वो ए, बी और डी। बाकी दोनों जो कथन है बी और ई वो क्या है, असत्य है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा। रचनाकार और आत्मकथाओं के कौन से सही मेल है हमें बताना है। देवी संपादक के 25 वर्ष देवीदत्त शुक्ल, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत, दस्तक जिंदगी की शिवपूजन सहाय नहीं है, मेरी अपनी कथा ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सही है, मेरा जीवन प्रतिभा अग्रवाल का नहीं। किसका किसका है उसके सामने मैंने लिख दिया है, दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल और मेरा जीवन अलगू राय शास्त्री का है। बाकी हमें प्रश्न के अनुसार सही बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा, ए बी डी। अगला जो प्रश्न है, चूरन अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोना, पंक्तियां अंधेर नगरी नाटक के किस अंक से ली गई। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन, इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा अंक से। जो बाजार का अंक है वहीं से इसको लिया गया। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है, सही जवाब हो गया नरोत्तम दास। क्योंकि ये सब इजी वन लाइनर क्वेश्चन है, पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट, उपरोक्त कथन के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है वो है बच्चन सिंह।
बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ का भी हमने सार संक्षेप में अध्ययन कराया हुआ है, आप जरूर देखिए। आप लोग इधर उधर भटकते हैं, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आप थोड़ा सा वक्त देंगे तो आप एक नहीं कई परीक्षाओं में सफलता हासिल करेंगे। अगला प्रश्न है कि बिंब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय द्वारा होता है। जटिल बिंब में अनुभूति का बिंब सरल होता है, सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब मिश्र बिंब कहलाते हैं। मिश्र बिंब में मिश्र अनुभूति का बिंब सरल बिंब कहलाता है। तो बिंब के बारे में हमें बताना है कि कौन सी बात यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी सही है और बाकी जितने भी हैं सब गलत हैं। दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं जो आपके सामने दिखलाई पड़ते हैं, और श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या है? इसको आप क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। ठीक है ना। प्रकाशन वर्ष का त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तारा, आदर्श हिंदू, ये सब उपन्यास दिए गए हैं। कुछ उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी के, इसमें कम से कम 2 उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी के दिए गए हैं, और बाकी आप देख रहे हैं कि अब आपके पढ़े हुए उपन्यास हैं। त्रिवेणी को लेकर ही, इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्लेम में जाएगा, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसका उत्तर दिया गया था वो है ऑप्शन पहला, लेकिन ये क्लेम में जाएगा, इसको आप कर दीजिए। आपको इसका जो साक्ष्य मिलेगा हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि रचनाकारों एवं रचना का युग्म सुमेलित कीजिए। तो रचनाकार नाम दिया गया है कुमारपाल, प्रतिबोध, रणमल छंद, विशल देवरासो, प्रबंध चिंतामणि, जयचंद प्रकाश। आपस में इधर उधर दिया गया है, हमें बतलाना है कि कौन सा युग्म सही है। तो आप पहले तो देख लीजिए कि श्रीधर का जो है वो एकदम से गलत है, ये तो दोनों गलत हो गया एकदम। 3 ठो सही है, यानी कि ए, सी और ई। ए सी ई यहाँ पर सही होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। और बाकी क्यों गलत हैं, ये दोनों आप देख रहे हैं कि जो जो गलत हैं वो एक दूसरे के एकदम से विपरीत हैं। ठीक है ना, तो आप याद कर सकते हैं, ये आपके लिए माथा पच्ची के तौर पर ही क्वेश्चन था। ठीक, 137 का हमने आपको बताया था तीसरा। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आ गया होगा कि जब मैं आचार्य शुक्ल को पढ़ाता हूँ तो मैं बार बार ये आग्रह करता हूँ कि आप संवत में भी ध्यान में रखिए। देखिए, उसी को ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे 1913 हो जाएगा। और किसकी कहानी है, क्या विषय वस्तु आप जानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, इंदु। ठीक है, इंदु कहानी में इसका प्रकाशन हुआ था। भारतेंदु कृत सती प्रताप नाटक का नाट्य रूपक कौन सा है? सती प्रताप किस तरीके का है? ऑप्शन जो दिया गया है, इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, गीति रूपक है। और भारतेंदु के जो फुफेरी भाई थे, उन्होंने एक नाटक को पूरा भी किया था, वो कौन सा नाटक है आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही है? 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ सही हो गया। राम मनोहर लोहिया, ओंकार शरद, ये भी सही। जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना सीखा, ये भी सही है। गलत में आप देख रहे हैं कि नीचे के ही दोनों गलत हैं। तो कवि संकीर्तन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम का। ठीक है ना, तो आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन पहला है। ठीक, आगे इधर सब पैराग्राफ दिए गए हैं, तो पैराग्राफ पढ़ने में ज्यादा वक्त लगेगा। ठीक है ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी ऊपर में हमने देखा था। यानी कि ये जो जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्ल की पहचान करता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरी तिब्बत यात्रा से ये सब लिया गया है। ठीक है ना, ऊपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपने ध्यान भी देखा हो। यानी कि जो अनुच्छेद आ रहे हैं वो भी किसी न किसी मूल टेक्स्ट से आ रहे हैं। तो 141 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा। ठीक, और इसी तरीके से 142 का हम देख लेते हैं, आप लोग इसको ठीक से पढ़िएगा विस्तार से। ठीक, तो इसका पहला जवाब है। इसके बाद है 143 का जो दिया गया कि द्रविड़ भाषा परिवार में नहीं है, ये तो वैसे भी आ सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ठीक, इसके बाद जो प्रश्न है, ठीक है, 144 का जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है। इसके बाद 145 का जो सही जवाब है जन विज्ञान के संदर्भ में, ठीक, तो वो दूसरा है। इसके बाद है 146 का, तो 46 का जो सही जवाब हो गया वो ऑप्शन चौथा है। और 147 का ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो रहा है। ठीक है ना, तो पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे तो और अच्छे से आएगा, लेकिन मैं सोचा कि मेन चीज को ही
आपको बताऊं जिसमें कि आप क्लेम कर सकते हैं। 148 का तीसरा हो गया, 149 का जो क्वेश्चन है वो चौथा हो गया, ठीक, और 150 का जो सही जवाब हो गया वो हो गया आपका तीसरा, सफल नाविक बनने के लिए। ठीक है, तो सफलता से ही इसका अंत हो रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कट ऑफ इत्यादि क्या जा सकती है। तो शुरू में मैंने बतलाया कि फर्स्ट पेपर में अगर मोटे तौर पर मैं कहूँ कि 25 क्वेश्चन और सेकेंड में 75, तो अलग अलग कैटेगरी के, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस इन सबको भी मिलाया जाए अनरिजर्व को, तो जो 100 और 105 के आसपास में जा रहा है वो एकदम से निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब कुछ कैटेगरी के कट ऑफ पर निर्भर कर सकता है। इस पर हम अलग से भी एक समीक्षात्मक वीडियो लेक्चर लेकर जरूर आएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।